सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आमतौर पर हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी आपको क्यों करना चाहिए। तैयारी करने से कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती हैं। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती हैं, साथ में उसके जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती हैं, और साथ में आपकी जो अथॉरिटी होती है। एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की जॉब के लिए हम बात करें तो जो भी पोस्ट होती हैं, चाहे आपको एसडीएम की पोस्ट मिले, चाहे आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिले, चाहे आपको कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मिले, चाहे आपको रजिस्ट्रेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट मिले, वट एवर द पोस्ट यू गेट, वो सारी की सारी पोस्ट जो है अथॉरिटेटिव पोस्ट होती हैं। तो डेफिनेटली हम ये कहते हैं कि दीज आर रियली गुड पोस्ट, उसके लिए आपको तैयारी करना चाहिए ना। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में इसको लेकर दुविधा भी होती है कि एमपीपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करना चाहिए, कौन कौन से उनके मन में डाउट्स होते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में उसमें कितने डाउट्स में क्या क्या उसके असल में वो डाउट आपके मन में होना चाहिए, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया सकता है, आज इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हमारे मन में डाउट होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए, यदि आप फैमिली पर्सन है, आप मान लीजिए आपके हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है वो किसी पोस्ट में ऑलरेडी वर्किंग में है, और यदि आपकी सिविल सर्विस सिलेक्शन होता है तो एक चैलेंज होता है कि दोनों लोग जो है अलग अलग जगह में यदि काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। कुछ लोग के तो ऐसे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स घर में होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो दे कैन शिफ्ट विद देम। कुछ लोग के पेरेंट्स के साथ ऐसी फ्रीडम नहीं होती कि वो पेरेंट्स उनके साथ शिफ्ट हो जाएं, तो चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसको कैसे रिजॉल्व किया सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर साल जो है एमपी हमारी गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसफर विंडो ओपन करती है, जहां पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या कई बार प्रशासनिक ट्रांसफर भी होते हैं, उसके माध्यम से ट्रांसफर हो जाया करते हैं। उसमें आमतौर पर ये आपके स्पाउस की पोस्टिंग कहीं पर है तो वो आपको प्रायोरिटी में मिल जाती है वो लोकेशन। बट हाँ, ये कि इन बिटवीन यदि थोड़ी चीज़ें आगे पीछे होती हैं तो आपको फिर मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना थोड़ा सा कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, बट यदि कोई मैनेज कर सके तो उसके बाद में अगले साल जो है वो ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। बट हाँ, ये कि इन बिटवीन जो है थोड़ा दिक्कतें होती हैं। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है हमारे मन में कि यदि आप सिविल सर्वेंट हैं, है ना, और मान लीजिए आपके हस्बैंड या वाइफ की पोस्टिंग किसी एक जगह में, मान लीजिए दे आर असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए डिपार्टमेंट। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग तो जगह जगह चेंज नहीं होती। कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट में है तो ठीक है, मान लीजिए कोई देवी एल यूनिवर्सिटी इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनका ट्रांसफर तो जौनपुर में नहीं हो पाएगा। बट एसडीएम यदि आप बनते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर कहीं बनते हैं, तो वहां पर कंडीशन ये होती है कि एक जगह जहां पे आपकी पोस्टिंग हुई है, या तहसीलदार आप बनते हैं, तो वहां पे आप 3 साल के लिए ही रह सकते हैं। 3 साल के बाद आपका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है। मतलब वो होता ही होता है, ये सिविल सर्विसेज के नियम के आधार पे। ये चीज को यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको मैनेज करनी पड़ती है विद रूलिंग पार्टी एंड ऑल, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल है। हमारे ही यहाँ देखा जाए तो एक एसडीएम साहब हैं जो 3 साल उन्हें पूरा किया। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा। 3 साल पूरा करने के बाद यहीं से पास में लगभग 20 किलोमीटर आगे दूसरा एक तहसील है, वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई। वहां पर 1 साल रहे, और वो 1 साल पूरा करने के बाद वापस से वो जो पुरानी वाली तहसील है वहां पे वापस से आ गए। तो बेसिकली इस तरह से चीज़ें इंटरचेंज होती हैं। थोड़ा सा वो रहता है कि 3 साल का एक लिमिट रहता है, उसमें आपका ट्रांसफर होना होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत दूर करा लें। आप नियर बाई एरिया में ही, डिस्ट्रिक्ट में, एक तहसील से दूसरे तहसील में इस तरह से भी आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। ऐसे कई लोगों का होता आया है, मैं खुद उसको मैंने देख रखा है, तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। तो उसमें इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती है। तो आपकी पर्सनल चॉइस फिलिंग यदि आप कर देते हैं कि नहीं, यहाँ से मेरे को यहाँ पोस्टिंग मेरे लिए सुविधाजनक रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपके स्पाउस की पोस्टिंग यदि वहाँ पर है तो फिर उस कंडीशन में आपको पोस्टिंग में बहुत दिक्कतें नहीं होती, चॉइस आपको मिल जाती है। दिस इज द सेकेंड थिंग। एक और बड़ा कंसर्न हमारे मन में है, चूंकि अभी बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अभी वो बहुत सारे लोकायुक्त की कार्रवाई में या ऐसे बहुत सारे मामलों में उनके नाम आ रहे हैं, और इसके कारण जो है काम करना काफी चैलेंजिंग हो गया। क्या इज द डिफिकल्ट टू गेट दैट जॉब, टू रन दैट जॉब? देखिए, क्या होता है आमतौर पर यदि कोई सिविल सर्वेंट है तो उसके ऊपर जल्दी कार्रवाइयां नहीं पड़ती हैं, अनटिल अनलेस उनने बहुत बड़ा अंधेर ना मचा दिया हो। यदि कोई अधिकारी ऐसा है जिसने लोगों के लिए बहुत समस्या पैदा कर दी अपने आसपास में, तो उस कंडीशन में आपको जरूर समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बिकॉज कई लोगों का रहता है कि नहीं, इतने पैसे दो तभी हम ये काम करेंगे।
एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। कई बार लोग फेडअप हो जाते हैं उसको लेकर, तो कई बार आपके खिलाफ में लोकल कार्रवाइयाँ होती हैं, बट इन जनरल जो है जो मैकेनिज्म हमारे यहाँ चल रही है उसके हिसाब से बहुत कम कार्रवाइयाँ होती हैं। और जिन लोगों के ऊपर होती भी हैं उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है लूटपाट मचाया होता है, और उसके कारण समस्याएं होती है। तो इन जनरल जो है आपको अपनी पोस्ट में रहने में बहुत दिक्कतें नहीं आती हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा स्मूथ होकर काम करें, तो इट्स नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। एक और सवाल उत्पन्न होता है कि हम जब सर्विस में जाते हैं तो सर्विस में कई बार हम लोग देखते भी हैं प्रॉपर तरीके से, मूवीज में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि वहाँ के लोकल जो छुटभइये लीडर होते हैं, छुटभइये नेता होते हैं जो खास तौर से रूलिंग पार्टी से संबंधित होते हैं, जैसे किसी पार्टी के कोई नगर अध्यक्ष है, समथिंग लाइक दैट, कई बार पोलिंग के प्रभारी भी होते हैं, वो थोड़ा किचपिच करने, तो ये मामले सुनने में आते हैं कि क्या आए दिन जो है ये समस्याएं रहती हैं। देखिए बेसिकली देखा है तो पहले हुआ करती थी, बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना किया जाए। तो आमतौर पर सिविल सर्वेंट्स को ऐसे केसेस कम मिलते हैं। यदि आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से, इफ यू सी दैट वन, तो इसमें स्पेशली यदि आप किसी जगह हैं वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तो डेफिनेटली उनके डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियस बात है आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं। या इसके अलावा वहाँ के सांसद हैं तो आपको डेफिनेटली उनकी बात भी सुननी पड़ेगी, बिकॉज डेफिनेटली ही इज लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ओवर देयर। यदि वहाँ के विधायक हैं तो उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, बिकॉज डेफिनेटली आपके ब्लॉक, आपका विधानसभा है तो वहाँ पे सुननी पड़ेगी आपको सर्टनली। तो जो हाई लेवल के लोग होते हैं, मतलब पॉलिटिशियन में होते हैं, तो उनकी बात तो आपको सुननी पड़ती है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लेकिन हर एक चीज के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, तो थोड़ी सी कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन आपको बना के रखनी पड़ती है। बट हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा चीजें रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आए दिन आपको होती है। आपकी चीजें यूजुअली स्मूथली चलती हैं, आपके लिए अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सर्विसेज के दौरान, चाहे आप किसी भी सर्विसेज में हो, आपको हमेशा हर सर्विसेज में, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, हर एक सर्विसेज में आपको लाइफ टाइम 4-6 मौके ऐसे आते हैं जब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको लगता है कि अब चीजें कैसे मैनेज होगी। तो वहां पर पेशेंटली आपको काम करना होता है। जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे थोड़ी बात कर लें तो वहां पर चीजें रिजॉल्व होने की संभावना रहती है। तो आपको वहां पे 4-6 मौके ऐसे आते हैं, वरना ये सोचिए कि नहीं नहीं देयर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए तभी जाके आप किसी भी सिविल सर्वेंट से मिलना, या कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उनके साथ मीटिंग अटेंड करते होंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। वो भी ऐसे ही अंदाज से काम करते हैं जैसे हम आप काम करते हैं, वैसे ही वो भी डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आपको अंदर से लगता है। जो क्या होता है, घर में बैठ के हमें लगता है कि यस इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जब वहां पे जाते हैं तो आपको लगता है कि बाकी लोग भी वहां पर टू एंड फ्रो चलता है, तो चीजें अरेंज हो जाती हैं, इतना मुश्किल डिसीजन मेकिंग नहीं होता है ना। तो ये चीजें हैं। एक और महत्वपूर्ण ग्रीवांस है जो हमारे मन में रहता है, और ये भी चीज मैं इसको सही मानता हूं, बिकॉज क्या होता है कि व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर डूइंग जॉब, तो वो कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है। उसके साथ बच्चों के साथ में आपके बच्चे भी हैं और साथ में हस्बैंड भी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, आप भी गवर्नमेंट जॉब में यदि रहते हैं, तो वो कैसा रहता है, हाउ इज इट्स डिफिकल्ट और इजी। देखिए यदि हम बात करें उसमें, तो लेडीज जो होती हैं, मैटरनिटी का यदि केस आता है तो मैटरनिटी लीव आपको मिलती है 6 महीने की, वो तो आप जानते हैं, 2 बच्चों में 6-6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व अवकाश मिलता है, तो एक तो वो आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। सेकेंड चीज़ है कि यदि आपको दिक्कतें आती हैं तो आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। वुमेन जो है उनको 2 साल की चाइल्ड केयर लीव जो है मिलती है। अभी नियम थोड़े चेंज हुए हैं, पहले साल का जो चाइल्ड केयर लीव आपको मिलता है वो फुली पेड होता है, 100% आपको सैलरी मिलती है। जो अगले साल का जो चाइल्ड केयर लीव होता है वो उसमें 80% सैलरी मिलती है, मतलब 20% कट हो जाता है और बाकी सैलरी आपको मिलती है। तो चाइल्ड केयर लीव आपके पास में आता है। आप लीव विदाउट पे भी कर सकते हैं, मतलब आप सैलरी बिना लिए जो है आप लीव ले सकते हैं, दैट्स द ऑप्शन यू हैव अवेलेबल। तो बेसिकली कई सारे ऑप्शन आपके पास में होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो उस कंडीशन में आप ये ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि ये आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उस सर्विस को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद में वो उससे रिजाइन देते हैं, बिकॉज वी हैव सीन ए वेरी बिग एग्जाम्पल्स। जैसे डॉक्टर रोमन सैनी थे,
डॉक्टर रोमन सैनी अनअकैडमी के फाउंडर थे। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज ही क्लियर्ड, यूपीएससी आईएएस थे वो प्रॉपर तरीके से। हम अपने मध्य प्रदेश कैडर में थे। सर्विसेज को बाद में रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने के बाद उन्होंने अनअकैडमी स्टार्ट किया था। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा टेक कंपनी था, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तो थिंग इज दैट कि यदि आप कोई बड़ा इनिशिएटिव करना चाहते हैं, किसी और बड़ी फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं, या कुछ लाइफ में और बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट एरिया एज वेल। बहुत सारे हम खुद कई लोगों को जानते हैं कि हस्बैंड जो हैं दे आर गवर्नमेंट डॉक्टर, वाइफ जो है दे आर रनिंग द हॉस्पिटल। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पे वाइफ जो है गवर्नमेंट डॉक्टर है, हस्बैंड इज रनिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं जहां पर डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप क्या चीज करना चाहते हैं उस पर भी मैटर करता है। लेकिन यदि आप ये फियर में रहे कि नहीं नहीं जॉब करना बहुत डिफिकल्ट होता है या चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती हैं, तो ऐसा नहीं है। यू हैव द सेकेंडरी ऑप्शंस एज वेल। मैंने खुद देखा है, हमारे वन ऑफ माई बेसिकली ही वाज फ्रेंड, तो ही वाज आईएएस इन महाराष्ट्र कैडर, और उनकी वाइफ भी आईएएस थी। बोथ हैड बीन जिला पंचायत सीईओ, ऑल्दो ही बिकेम लेटर ऑन ही बिकेम कलेक्टर। तो जिला पंचायत सीईओ थी, तो फिर उन्होंने फिर मैटरनिटी लीव में जब गई तो जिला पंचायत सीईओ की जो ड्यूटी है उन्होंने मतलब वो बेसिकली, अब सीईओ की जो पोस्ट होती है उसमें तो आपको लीव लेनी पड़ती है, तो फिर किसी दूसरे को प्रभाव मिलता है। थिंग्स दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट ये चीजें होती हैं, है ना। कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। बट यस, मैटरनिटी लीव लेते हैं आप प्रॉपर तरीके से, चाइल्ड केयर लीव आपके पास ऑप्शन रहता है। बट यस, दीज आर द ऑप्शन यू हैव। यदि कोई ये बोले कि नहीं नहीं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन, इट्स नॉट लाइक दैट। और फिर उस इन कोर्स ऑफ टाइम जो है बाकी जो लोग हैं फैमिली मेंबर्स वो भी सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बट ये चीज़ें ज़रूर होती है, मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इट्स योर डिसीजन। यदि आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 1-to-1 लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाकर आप पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विसेज। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, देन यू कैन गो इनटू दैट एरिया एज वेल, है ना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं किसी भी फील्ड में जाने के लिए फियर लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं वो फील्ड बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं। नो, दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। किसी भी सिविल सर्वेंट को, कोई एसडीएम को डे टू डे प्रेशर ऐसा नहीं क्रिएट किया आता है कि उनका जो हेड है वो प्रेशर कुकर बन जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चीज़ें प्रॉपर स्मूथली रन करती हैं। कभी कभी कुछ केसेस आते हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ें आती हैं, मैनेज करने में दिक्कतें आती हैं। वो भी साल में 2-4 मौके ऐसे आते हैं, एक आध मौके ऐसे आते हैं, तो वो तो हर एक पोस्ट में आते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि लोग टीचर्स होते हैं वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो आते हैं, लोग प्रिंसिपल्स होते हैं किसी स्कूल में वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो आते हैं, किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है वहाँ बच्चे मारपीट कर लेते हैं तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन। जबकि वी नो दैट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब या टीचर की जॉब सबसे आसान जॉब होती है, वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। बट वहाँ भी मैंने कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, वहाँ भी मारपीट के केसेस हमने देखे हैं। तो बेसिकली, और यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में कोई कैजुअलिटी आती है तो वहाँ भी मारपीट के केसेस आ सकते हैं, होते ही हैं आए दिन। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में तो कॉम्प्लिकेशंस होते देखे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होते हैं। इवन इफ यू आर रनिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस मामले आते हैं, वहाँ पर भी हाथापाई हो जाती है। मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ, कई लोगों को तो नहीं जानता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस हुए, मारपीट हुई, वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने भी हाथापाई किया, सामने वाले ने भी हाथापाई किया, और बाद में सामने वाले को कुछ टाइम के लिए जेल भी रहना पड़ा, डिटेन किया गया। तो बाद में चीज़ें रिजॉल्व हो गई। बट द थिंग इज दैट कि हर जगह कॉम्प्लिकेशंस हैं। यदि आप सोचे कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कॉम्प्लिकेशंस आर एवरीवेयर। बट वी शुड बी पॉजिटिव, और हमें ये सोचना होता है कि हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ऐसे मौके लाइफ में, मैं कहता हूँ हर साल नहीं, लाइफ में 4-6 मौके ऐसे आते हैं जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ में आप बाकी लोगों को भी देखते हुए आपको महसूस होने लग जाता है कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई शिप जो होता है ना, जहाज होता है, वो बंदरगाह में खड़े होने के लिए नहीं बनाया था। जहाज का पर्पज होता है कि ओशन में प्रॉपर तरीके से वो तैरे और वहां पर प्रॉपर तरीके से वो मूव करे। दैट्स द एजेंडा ऑफ ए शिप। तो लाइफ में हमें बहुत डर डर के काम नहीं करना चाहिए। देर आर चैलेंजेस, नो डाउट, बट वो चैलेंजेस को काउंटर करना इतना मुश्किल नहीं होता है। वो हमारे आपके जैसे ही साधारण लोग होते हैं, बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों की डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, उतना भी नहीं होता कई बार।
और वहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं, बट वहाँ पे भी आपके हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आई पर्सनली नो मेनी पीपल जहाँ पे उनको हायर अथॉरिटीज़ ने प्रॉपर तरीके से काफ़ी हेल्प करी है, और ऐसा नहीं है कि उनके बहुत जैक थे या समथिंग लाइक दैट। इन जनरल एक जितना हमें लगता है दुनिया इतनी बुरी है, उतनी बुरी भी नहीं है ना। दिस इज हाउ थिंग वर्क्स। एक एक करके चीज़ें डेवलप होती है और अपने आप चीज़ें सही रास्ते में चलती हैं। हाँ, ये है कि आपकी चॉइस ये है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज से भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। बट डोंट वरी अबाउट द थिंग्स कि लाइफ में हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हैं। सम ऑफ यू आर MBBS, सम ऑफ यू आर BDS, सम ऑफ यू आर वर्किंग इन द वेटनरी, सम ऑफ यू आर इन द आयुष, मेनी ऑफ यू फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड एज वेल। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसे जानता हूँ जो इंजीनियरिंग में है, अच्छी पोजीशन में है। दे डोंट वांट टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज बिकॉज दे नो दैट, दे थिंक दैट की डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, ये कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब चीज़ें जो है थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। वो लाइफ में 4-6 मौके ही ऐसे आते हैं, अदरवाइज चीज़ें काफ़ी स्मूथली काम करती हैं। हाँ, ये है कि यदि आप बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करते हैं अपने आसपास के लोगों में, तो थोड़ी सी आपको चैलेंजेस मिलते हैं। सो स्टे काम, रिलैक्स होके रहें, और साथ में अपने जो आपके सीनियर्स होते हैं या आपके जो कलीग्स होते हैं उनसे आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जानकारी मिल जाती है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। दिस हाउ इट वर्क्स इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो आई होप शो आई हैव रिजॉल्व्ड मेनी ऑफ द इशूज। कई सारे इशूज को हमने शायद एड्रेस किया होगा। फर्दर यदि आपके पास कोई डाउट्स मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, कोई फ्रेंड से कहना ये कि थिंग्स आर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट दीज डेज। इस समय चीजें काफी मुश्किल होती जा रही हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीटें काफी कम रहती हैं, और ऐसी कंडीशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। देखिए, सिविल सर्विसेज में कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन उसमें हमेशा रहता है। देयर ऑलवेज कंपटीशन। यदि आप किस पोजीशन में जाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना रहेगा। यदि आप सिंपल सी बात है, यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन थोड़ी सी कम रहेगा, बिकॉज डेफिनेटली उसका सिलेबस भी छोटा है, और साथ में पटवारी के एग्जाम की तैयारी भी बहुत सारे लोग हालांकि करते हैं, वहां भी कंपटीशन कम नहीं है। वहां कितनी भी सीटें हों, लेकिन पटवारी के एग्जाम में भी आप देखेंगे कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है। SI के एग्जाम में आप जाएंगे, सूबेदार के एग्जाम में, वहां भी काफी कंपटीशन है। तो कंपटीशन आर एवरीवेयर। लेकिन एक चीज कहते हैं ना कि सिविल सर्विस का जो कंपटीशन है यहां पर इसलिए भी कम मैं मानता हूं, बिकॉज यदि किसी ने सिविल सर्विस का सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मेनी पीपल अपीयर इन द प्रीलिम्स। कई सारे लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं बिकॉज दे हैव प्रीटी गुड एक्सपर्टीज, स्पेशली टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। खासतौर से SI की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कांस्टेबल की एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है, तो उनका भी GS काफी अच्छा रहता है। तो वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनका मेंस का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता, तो वो फिर मेंस में उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पाता। यदि किसी ने प्रॉपर तरीके से मेंस का पहले से तैयारी कर रखा है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस या अच्छे नंबर मिलने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। तो कंपटीशन इज नॉट दैट टू मच फॉर द सिविल सर्विसेज। हाँ, ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। और जहां तक की बात है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यदि हम इसकी बात करें, देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज 100% कंफर्म नहीं होती, श्योर नहीं होती कि डेफिनेटली यू विल गेट इट, बट वी ऑल ट्राई। कई बार चीजों में वक्त लग जाता है, कई बार चीजें तुरंत मिल जाती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कितनी उसमें कितने लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। बट हमें आसपास के लोगों को देखकर नहीं जजमेंट करना चाहिए कि नहीं फला जो है आदमी वो इतनी मेहनत कर रहा है तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा तो लेवल काफी कम है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, बिकॉज सामने के सामने क्या कंडीशन होती है। मैं खुद कई लोगों को जानता हूं कि दे हैड बीन वेरी इंटेलिजेंट, उनके साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं उसके बाद वो एग्जाम में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और बाकी लोगों को लगता है कि नहीं ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज अनएबल टू परफॉर्म, हाउ टू आई विल परफॉर्म। तो आप ही कंडीशन अलग है, आप यदि काम करना चाहते हैं तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। और कोई भी इसमें ऐसा नहीं होता कोई बहुत इंटेलिजेंट है। सिविल सर्विस एग्जाम इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, यहां कोई रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछा जाता है। सिंपल GS के पेपर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़नी होती है, तो वो आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चीजों को रिटेन करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द इंटेलिजेंस, दिस एग्जाम इज अबाउट द हार्ड वर्क। आप मेहनत करते हैं और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करते हैं, तो वो चीजें हो जाती हैं।
लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूं, कहते हैं ना कि यदि आपको छोटी दौड़ दौड़नी है, आपको यदि स्प्रिंट दौड़नी है, 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है, तो उसमें पहले कदम से ही आप पूरी ताकत झोंक देते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस। मतलब यदि आपको छोटी दौड़ दौड़नी है तो पहले दिन से पूरी जद्दोजहद के साथ आप मेहनत करना शुरू करते हो। लेकिन जब आपको लंबी दौड़ दौड़नी होती है, सपोज यू हैव टू रन द मैराथन, जो कई किलोमीटर की दौड़ होती है, कई घंटे आपको दौड़ने हैं, तो उस कंडीशन में आप शुरुआत में बड़े आराम से दौड़ते हो। यू रन स्लोली, बड़े धीरे धीरे आप शुरू करते हो और समय के साथ में अपने आप को एक्सेलरेट करते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द मैराथन। हमें लाइफ में वैसे ही करना होता है। हमें बहुत एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन नहीं करना होता है कि हम 4-6-8 दिन कस के पढ़ लें, 8-8 10-10 घंटे पढ़ लें और उसके बाद में हमें 2 घंटे पढ़ने में भी थकान लगने लग जाए, है ना। तो हमें शुरुआत ये करनी है कि शुरुआत में बिल्कुल आराम से काम करना है, किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है, जस्ट रिलैक्स होकर काम करना है। शुरुआत में आप 2 घंटे भी यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं, यदि आप 1 या 2 घंटे क्लास लेते हैं, उसके बाद यदि आप आधे 1 घंटे टाइम देते हैं रिविजन करने के लिए, देन इट्स फाइन। समय के साथ चीज़ें और भी अपग्रेड हो जाती हैं, समय के साथ चीज़ें और भी बेहतर होती हैं। तो हमें ये प्रयास करना है, किसी भी चीज़ को लेकर हमें वरीड नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं पहले दिन से हमारा परफेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज मैनी पीपल आई हैव सीन, मतलब इवनली मैं सेलेक्टेड IAS सेलेक्टेड लोगों को भी देखा हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड ही बिकेम IAS। अब वैसे देखने के लिए तो था कि उसने जब ग्रेजुएशन पूरा किया उसके बाद ही अगले साल एग्जाम दिया एंड ही गॉट सिलेक्टेड। तो लोगों को लग रहा था ओ माय गॉड ही गॉट ग्रेजुएशन एंड ही गॉट सिलेक्टेड, ओह ही इज रियली इंटेलिजेंट एक्चुअली। बट द ट्रूथ इज दैट कि वो 10वीं पास करने के बाद ही वो दिल्ली चला गया था। 11th 12th उसने डमी तरीके से किया, दिल्ली में कोचिंग कर रहा था। फिर ग्रेजुएशन 3 साल का था, उसमें भी वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों में क्लिक, मतलब प्रॉपर अटैच था, लिंक था, वो अपने मेंस की आंसर राइटिंग कर रहा था। तो 5 साल उसने प्रॉपर तरीके से तैयारी पहले से कर लिया था। उसके बाद जब डिग्री पूरी होने के बाद में ही अपेयर्ड एग्जामिनेशन एंड ही क्रैक द एग्जामिनेशन। तो लोगों को लग रहा है नहीं नहीं फ्रेशर है, उसका सिलेक्शन हो गया, 1 साल मेहनत करी और सिलेक्शन ले लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। चीज़ों में वक्त लगता है और हमेशा ऐसा होता है कि चीज़ों में वक्त लगता है, लेकिन यदि आपको ऊंचाइयों पे जाना है, अब डेफिनेटली यदि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आप, कहने का मतलब ये कि जिले का बेताज बादशाह ही होता है वो, देखा जाए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट उसके अंडर में होते हैं और साथ में जो पॉलिसीज़ होती हैं उस डिस्ट्रिक्ट की कैसे रन कर रही हैं वो कलेक्टर डिसाइड करता है या डिप्टी कलेक्टर अपने ब्लॉक में डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उस कंडीशन में यदि हम देखें तो दीज आर प्लेइंग ए वाइटल रोल, है ना। तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको इस पोजीशन में जाने के लिए, लेकिन व्हेन यू गेट दैट पोजीशन दैट्स वर्दी। आपका जो समय आप उसमें लगाते हैं इट्स रियली वर्दी। और लाइफ में ऐसा नहीं कि आप बन जाओ, नहीं बन पाए तो फिर उसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हम भी आपके सामने जो बोल रहे हैं कभी हमने तैयारी करी होगी, इसलिए आई एम इन द कंडीशन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। यदि मैंने कभी प्रिपरेशन ना करी होती तो मैं आपके सामने बोलने की कंडीशन में नहीं होता। तो एवरीबॉडी गेट्स टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ लाइफ में हम लोग कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। इसलिए लाइफ में भी यही सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यदि हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर हमारा क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में लॉन्ग जो आप कर लेते हो, डिपेंडिंग आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं, आप कुछ अन्य क्षेत्रों के भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप उन एरियाज में भी अपने जो चांसेस हैं उसको आप ले सकते हैं। Anyway, we got too much carried away. डिस्कशन को बेस वाइड अप करते हैं। आई एम श्योर आई माइट हैव रिजॉल्व्ड सो मेनी क्वेरीज ऑफ यूज जो कि आपके मन में एक डिलेमा पैदा करती है। यदि आपके मन में कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल वैसे MPPSC मेंस 2025 शुरू होने वाला है, तो जो फ्रेंड्स हमारे मेंस दे रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट कि आप बढ़िया तरीके से दें। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे हेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट।